Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। शिक्षा मनोविज्ञान यूनिट 2 अधिगम भाग 2। इसके पहले अधिगम के 50 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, बाल विकास के 200 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अब यहां पर भी अधिगम के क्वेश्चन हम करेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर वंदना जादौन की बुक से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चनों को देखना। मैं विश्लेषित करके समझा के एक एक क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। तो मित्रों देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम के प्रश्न नंबर 51 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चन है उनको आज हम हल करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि प्रश्न हल करने के साथ में मैं आपको बताने भी वाला हूं कि किस प्रकार इसका आंसर ये सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, मतलब 51वां, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है। दोनों स्थितियों में समानता होना, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। तो साथियों प्रश्न संख्या जो 51वां है उसमें देखिए कि बालक को कबीर के दोहे तो याद है लेकिन उसको रहीम के दोहे याद नहीं है। तो यहाँ पर मतलब शून्य स्थानांतरण हो रहा है, किसी भी प्रकार का स्थानांतरण अधिगम का नहीं हो रहा है साथियों। तो जहाँ पर एक क्षेत्र के सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में काम नहीं आता है उसको हम कहते हैं शून्य स्थानांतरण। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 51 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। पहला विकल्प है दूसरों पर निर्भरता, दूसरा विकल्प है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, तीसरा है कल्पना की सजीवता और चौथा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो साथियों प्रश्न नंबर जो 52 है उनमें कौन सा आंसर सही रहेगा। तो मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। देखिए मानसिक क्रियाओं की तीव्रता तो है, कल्पना की सजीवता भी है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता भी है, लेकिन दूसरों पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भर रहना मानसिक विकास कहाँ हो रहा है इसमें, इसलिए प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 52 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। प्रश्न नंबर 53, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। तो जो कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं होता है उसको बताना है। पहला है बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, दूसरा है परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, तीसरा है विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग और चौथा है शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण। तो 3 चीजें तो हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संवेगों का दमन किया जा रहा है तो फिर ये तो संवेगात्मक भावात्मक विकास कैसे होगा साथियों उसका, इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 53 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। मित्रों 54वां क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं इसके पहले हिंदी का और संस्कृत का टेस्ट अपलोड किया है, पूरे 30 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, एक बार जरूर देखिएगा। 54वां क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है शून्य, लंबवत, ऋणात्मक, धनात्मक, कौन सा स्थानांतरण का प्रकार है। तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर मतलब यहाँ पर धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है साथियों। कैसा स्थानांतरण हो रहा है, धनात्मक। चौथा विकल्प सही है 54वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 55, पावलोव के अनुबंधन का प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। केवल ध्वनि घंटी बजा रहे और उससे जो अनुक्रिया हो रही है, अनानुबंधित, अनुबंधित, अव्यक्त और अदृश्य, कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी। तो साथियों उसको क्या कहा जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाएगा, क्योंकि केवल ध्वनि से ही अनुक्रिया हो रही है। अगर भोजन से होती तो फिर उसको अनानुबंधित कहते। चलिए प्रश्न नंबर 56, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है वेशभूषा से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, शारीरिक गतियों से और पाठ्यक्रम से। तो सामाजिक व्यवहार की शिक्षा सामाजिक क्रियाओं से ही दी जाएगी, ऐसा तो ये नहीं कि शारीरिक गतियों से, वेशभूषा से, पाठ्यक्रम से दे दोगे, नहीं, बल्कि विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ही सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाएगी। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 56 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57। साथियों प्रश्न नंबर 57 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से कौन सा निहितार्थ है। क्रिया प्रसूत स्किनर वाले की बात की जा रही है यहाँ पर। छात्र को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, तो अभ्यास पर थॉर्नडाइक ने बल दिया है।
उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए, बिल्कुल ये हो सकता है। प्रवृत्ति को रोचक बनाइए और विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करने दे। तो देखिएगा यहाँ पे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में पुनर्बलन पर बल दिया है, मतलब विकल्प नंबर 2 सही है, उचित व्यवहार पर पुनर्बलन दिया जाए। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 57 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं साथियों। मित्रों प्रश्न नंबर 58 आपके है, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम में काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने वाली प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चे के अनुभवों से जोड़ना। तो अनुभवों से भी जोड़ना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक भी बनाना चाहिए, मिलजुल कर भी काम करना चाहिए, लेकिन पुरस्कार का प्रयोग कम से कम काम में लाना चाहिए साथियों अधिगम को अभिप्रेरित करने में, क्योंकि ये बाह्य चीज़ें होती है और इन चीज़ों बाकी तीनों में आंतरिक है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 59, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है शून्य, लंबवत, सकारात्मक, नकारात्मक। आपसे पहले भी बोल दिया था कि अगर सहायक है तो फिर वहाँ पर हम उसको सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 59 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम, संवेदनाओं में परिवर्तन। तो अधिगम की प्रक्रिया को हम कहेंगे व्यवहार में परिवर्तन। वो सिर्फ सामाजिक ही नहीं हो, दूसरा प्रकार के व्यवहारों में परिवर्तन होना चाहिए साथियों, इसलिए दूसरे की जगह पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 61, अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक और पावलोव। तो संबद्ध प्रतिक्रिया को हम कहते हैं प्राचीन अनुबंधन, जो कि पावलोव के द्वारा दिया गया है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन और इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि और इसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए और सिर्फ भोजन। तो साथियों सिर्फ भोजन नहीं, साथ साथ भी नहीं, बल्कि पहले तो ध्वनि बजाई गई और फिर भोजन प्रस्तुत किया गया, तभी अनुबंधन स्थापित हुआ और इसको क्या कहा गया? प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन। दूसरा विकल्प सही है 62 में। प्रश्न नंबर 63, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत मतलब अनुबंधन की शुरुआत सर्वप्रथम पावलोव ने की थी साथियों। चौथा विकल्प सही है 63 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, जब अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवृत्ति होगी। तो सबसे ज़्यादा अधिगम को प्रभावित करती है अभिप्रेरणा। सर्वोत्तम कब हो गया साथियों अधिगम? जब अभिप्रेरणा होगी। बुद्धि सेकंड चॉइस रहेगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 65, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन ड्यूवी, वॉटसन, हल और स्किनर। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है साथियों? देखिए स्किनर, वॉटसन, हल तीनों ही मनोवैज्ञानिक है, लेकिन जॉन ड्यूवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, विचारक है साथियों। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 65 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थिति ध्वनि को क्या कहते हैं? कि भोजन के पूर्व जो ध्वनि उपस्थित की जाती है उसे क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित या ध्वन्यात्मक। तो साथियों उसको हम कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक। क्या कहेंगे उसको? अनुबंधित उद्दीपक। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 66 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 67 मित्रों प्रश्न नंबर 67 है, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार, अधिगम के दार्शनिक आधार। तो सबसे कम महत्व है प्रभावी अधिगम में दार्शनिक आधार रखता है साथियों। कौन सा? दार्शनिक। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 67 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 68 पर, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। साहचर्य का मतलब होता है संबंध स्थापित, प्रेरणा, संवेग, अधिगम और संप्रत्यय। तो साथियों उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को ही हम अधिगम के नाम से जानते हैं मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 68 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी और 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा और मूढ़। तो साथियों देखिएगा मंदबुद्धि हो नहीं सकता क्योंकि 6ठी कक्षा तक तो बहुत अच्छी थी।
मूड भी नहीं कहेंगे, बल्कि उसको कहेंगे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक, कि वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गया है। तीसरा विकल्प सही रहेगा 69 में। प्रश्न नंबर 70, आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण है पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, भूल और अनुबंधन। तो साथियों इसको हम कहेंगे अनुबंधन, क्योंकि आपका उस स्थान से अनुबंधन हो रहा है, आपको उसी चीज की आदत पड़ी हुई है, आपका संबंध वहां स्थापित हो रहा है। चौथा विकल्प सही है 70 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71, निम्न में से क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी। इतिहास की तिथियां याद करना, 2, 4, 5, 10, 11, 22, 23, 46 इन अंकों में संबंध का पता लगाना, एक आयत का क्षेत्रफल निकालना और अम्ल, लवण एवं क्षार की परिभाषा लिखना। तो अंतर्दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए होगी साथियों? देखिएगा साथियों, 2, 4, 5, 10, 11, 22, 23, 46 इनके मध्य संबंध का आप पता लगाओगे तो इसके लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी, क्योंकि तिथियां याद रखने में, क्षेत्रफल निकालने में, परिभाषा लिखने में तो ज्ञान की आवश्यकता होगी। अब यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 71 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 प्रश्न है, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है? अभ्यास के नियम से, तत्परता के नियम से, प्रभाव के नियम से, उपयोग के नियम से। तो देखिएगा ये होता है तत्परता या तैयारी का नियम साथियों। क्या कहा जाएगा इसको? तत्परता या तैयारी का नियम। क्योंकि आप किसी भी चीज को बाहरी रूप से कर सकते हो, आंतरिक रूप से तो स्वयं को ही करना चाहिए जब तक आप आंतरिक रूप से तत्पर या तैयार नहीं हो। दूसरा विकल्प सही है 72 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 मित्रों, प्रश्न नंबर 73 है, संरचनात्मक अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, छात्र के समूह बनाकर कार्य सौंपे जाए, छात्र पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की अंतर क्रिया करे और उपयुक्त सभी। तो साथियों संरचनात्मक अधिगम के लिए ये सारी ही चीजें जरूरी होती है कि उचित रूप से ज्ञान भी प्रदान करे शिक्षक, समूह बनाकर कार्य सौंपे छात्रों को, छात्र के पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की अंतर क्रिया करें। मतलब ये सभी चीजें संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक मानी गई है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों 73 में। नेक्स्ट 74, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, विशेष सामग्री के रटने पर है। ये रटने पर, छात्रों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर और अनुकरण पर। तो साथियों संरचनात्मक अधिगम बल देता है छात्रों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, रटने पर और तानाशाही पर नहीं देगा साथियों, ना ही अनुकरण पर। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 74 में। नेक्स्ट 75, आधुनिक अभिकर्मित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। अधिगम का मनोविज्ञान, अधिगम की तकनीकी, मनोविज्ञान व तकनीकी और विज्ञान व कला। तो साथियों अभिकर्मित अनुदेशन आधुनिक की उत्पत्ति का कारक कौन सा है? मित्रों राइट आंसर है अधिगम का मनोविज्ञान और तकनीकी दोनों ही आधुनिक अभिकर्मित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक माना जाता है। तीसरा विकल्प सही है। अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे इस यूनिट के, आपको करना ही चाहिए ऐसे प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है रेखीय से, शाखीय से, अवरोध से और उपरोक्त सभी से। कौन से अभिकर्मित अनुदेशन से लघु पदों के सिद्धांत का संबंध माना जाता है साथियों? तो मित्रों जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है उसका संबंध लघु मतलब छोटे छोटे पदों के सिद्धांत से माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है 76 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना है? शिक्षण को, अधिगम को, अभिप्रेरणा को, निर्देश को। तो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया या बदलाव की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 77 में। प्रश्न नंबर 78, एक शिक्षक अपने छात्रों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है। वह है शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, वैयक्तिक विभिन्नता, ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण। तो साथियों इसको हम कहेंगे ज्ञान का संबंध और अंतरण, क्योंकि वो एक विषय में सीखे हुए ज्ञान को दूसरे क्षेत्र से जोड़ना चाह रहा है साथियों। चौथा विकल्प सही रहेगा 78 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79, आपके 20-22 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं साथियों आपका।
अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और कोहलर। तो साथियों थॉर्नडाइक ने तो त्रुटि वाला दिया था, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत, पावलोव ने यहाँ पर दिया था शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन, और कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों 79 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा? स्किनर, क्रो एंड क्रो, गुथरी और मार्फी। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है मित्रों ये। उपरोक्त परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा कही गई है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 80 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? आकृतिकरण, स्वतः आपूर्ति, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा। तो साथियों कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक आपसे पूछा है। देखिए ये जो पुनर्बलन है क्रिया प्रसूत वाला, वो ही कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है 81 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना या अधिगम कहते हैं, किसने कहा? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, गेट्स व अन्य ने और थॉर्नडाइक ने। 82वें क्वेश्चन में राइट आंसर। तो साथियों ये कहा गया गेट्स व अन्य के द्वारा प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको ही अधिगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, किसने कहा? अंडरवुड, सोरेनसन, वुडवर्थ और क्रोनबेक। तो साथियों उपरोक्त जो अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा दी गई है ये अंडरवुड की है। किसकी है? अंडरवुड की। विकल्प नंबर 1 सही है 83 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84, जेरोम एस ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई है? 8, 5, 3, 4। तो जेरोम एस ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई है साथियों? देखिए इन्होंने आइकॉनिक, सिंबॉलिक और एक और अन्य कोई अवस्था बताई है, थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है वो। तो 3 अवस्थाएं बताई है। तीसरा विकल्प सही है 84 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85, अर्थपूर्ण अधिगम को करके सीखने की संज्ञा किसने दी? जॉन ड्यूवी, ब्रूनर, वाटसन और स्ट्रेंग। तो करके सीखने का संबंध कई बार बता चुका है, जॉन ड्यूवी का है साथियों ये। प्रश्न नंबर 86, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? जो उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है उसको बताना है मित्रों। छात्रों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी और स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो ये जो चौथा विकल्प है, ये चौथा विकल्प तो अनुबंधन का साफ साफ दिख रहा है कि घंटी बजी और बच्चों ने बस्ते बंद कर लिए। तो साथियों ये ऑटोमेटिक होता है। तो ये प्राचीन अनुबंधन का उदाहरण है। 86 में चौथा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और अनुदेशात्मक अधिगम। तो साथियों बालक के व्यक्तित्व को अनुकरण अधिगम है ये सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि बालक दूसरों का अनुकरण करके कई सारी चीजें सीखता है मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही है सर्वाधिक प्रभावित करना के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 88, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में व्यक्तिगत कारक कौन सा है साथियों? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु। तो अध्यापक भी व्यक्तिगत नहीं होता है, समवयस्क समूह भी नहीं होता है, संचार के साधन भी नहीं, बल्कि परिपक्वता एवं आयु है वो व्यक्तिगत कारक होता है, निजी। नेक्स्ट 89, चिंतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक संज्ञानात्मक क्रिया है, समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है, मानसिक खोज नहीं होती है, गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती है। तो साथियों गत्यात्मक मतलब बाहरी क्रियाएं चिंतन में बंद हो जाती है, समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है, संज्ञानात्मक क्रियाएं ये तो सही है, लेकिन मानसिक खोज भी है साथियों। यहाँ पर क्या दे रखा है? नहीं है। तो इसलिए तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि ये क्या है? असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 90, एक खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, तो इसको फिर हम शून्य प्रशिक्षण अंतरण के अंतर्गत रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 91 है, देखिएगा प्रश्न नंबर 91 को। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली।
लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलाबद्ध अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का और सभी। तो साथियों ये एक निश्चित श्रृंखला बन जाती है, इसलिए इसमें श्रृंखलाबद्ध अधिगम सही रहेगा। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 91 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है कहा जाएगा? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो दूसरे के व्यवहार को देखना अल्बर्ट बंडूरा वाला जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम, इसके अंतर्गत आ जाती है ये चीज। प्रथम विकल्प सही है साथियों 92 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत का, समीपता अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का और इनमें से सभी। तो साथियों इसको हम कहेंगे समीपता अनुबंधन सिद्धांत की। पहले तो दूर रखा और फिर धीरे धीरे पास लाने लगे और फिर एक दिन आया कि राजू खरगोश से ही खेलने लग गया। दूसरा विकल्प सही रहेगा 93 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है, जन्मजात, प्राकृतिक, अर्जित और उपयुक्त प्रेरक, क्या कहेंगे उसे? तो वातावरण के संबंध से विकसित होगा तो उसको फिर हम अर्जित कहेंगे, जन्मजात या प्राकृतिक नहीं कहेंगे। प्रश्न नंबर 95, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है, जन्मजात प्रेरक, व्यक्तिगत प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो जो प्रेरक व्यक्ति जन्म के साथ लेकर ही आता है उसको फिर हम जन्मजात कहेंगे साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 95 में। नेक्स्ट 96, निम्न में से बाह्य प्रेरक है? दंड एवं आरोप, पुरस्कार एवं प्रशंसा, सम्मान और सभी। तो दंड और आरोप भी बाह्य होते हैं, पुरस्कार प्रशंसा भी बाह्य, सम्मान भी बाह्य, मतलब चौथा विकल्प सही है 96 में। 97, जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत और नींद। तो कौन सा जन्मजात नहीं है? आदत यहां पर जन्मजात नहीं है, अर्जित है। बाकी भूख, प्यास, नींद जन्मजात है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है 97 में। नेक्स्ट आता है 98, 98वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 98 है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है नकारात्मक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा। तो खुद की इच्छा से कर रहे हैं तो फिर हम उसको सकारात्मक प्रेरणा कहेंगे साथियों। 98 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? फ्रायड तथा युंग, कर्ट लेविन, मैकडूगल और सभी। तो साथियों मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा के सिद्धांत विलियम मैकडूगल कहलाते हैं। मूल प्रवृत्ति के संबंध में विलियम मैकडूगल का ही नाम चलता है, सभी को पता होना चाहिए ये भी। अंतिम और 100वां क्वेश्चन। लेकिन साथियों बिल्कुल बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये तो मैंने बुक से बनाए, कई सारे क्वेश्चन है बहुत ही हाई लेवल के जो मैं खुद बनाता हूँ। प्रेरणा के स्रोत है चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक और सभी। तो साथियों ये सभी चीज़ें प्रेरणा के स्रोतों में आ जाती है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 100 में। तो ये 100 क्वेश्चन 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन अधिगम से किए थे प्रैक्टिस सेट के रूप में। ये प्रैक्टिस सेट के रूप में है साथियों। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि इनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट के रूप में ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो कितने क्वेश्चन सही किए 50 में से आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।